जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, अमूमन पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उसको तो पता ही नहीं हो रहा होता ज़्यादातर कि इंटरनेशनल खबरों में क्या चल रहा है या बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में क्या हो रहा है, क्योंकि ये खबरें पिक करते हैं। जो बहुत बड़ी खबर है, जो क्योंकि मैं इसको पाकिस्तान के लेंस से समझने की कोशिश करता हूँ, और वो ये है कि भारत और यूएई ने $100 बिलियन को प्लान किया है ट्रेड का। अगर आपको पता है तो नहीं, मैं बता देता हूं कि तकरीबन $60 अरब की बायलैटरल ट्रेड जो है वो हो रही है। और वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो इसको $100 बिलियन पे लेके जाना है। भारत और यूएई ने 881 पेजेस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट लिखा है, जो बेसिकली जिस इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जिसमें वो कहते हैं जी गुड्स सर्विसेज पे बात होगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम पे बात होगी, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे बात होगी, डिजिटल ट्रेड पे बात होगी और सस्टेनेबिलिटी पे बात होगी। और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली 90% जो है वो दोनों ममालिक को फायदा होगा। अच्छा, अब ये जो चीजें, मैं अगर आपको सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही बता दूं सिर्फ, तो ये जो चीजें हैं वो कह रहे हैं कि इस वक्त भारत जो है उसको ये एडवांटेज है कि वो तकरीबन अपनी 40% जो ट्रेड है वो अपनी जो अरब ममालिक के साथ, अरब वर्ल्ड के साथ करेगा। और इस जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ है भारत और यूएई का, ये तकरीबन तकरीबन 2% जो है यूएई की जीडीपी को जिसका फर्क पड़ेगा, जो कि तकरीबन $9 अरब है बाय 2030। अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने की है, क्योंकि क्या उसे बोलते हैं, इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अगर जॉब्स लेनी है, मार्केट तक एक्सेस करना है, तो हमें इस तरह की मार्केट्स को टैप इन करना होगा। अब ये जरा थोड़ी सी एक ग्रेटर पिक्चर समझने की कोशिश करें। ग्रेटर पिक्चर वही है जिसमें अमेरिकन ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो यूएई है और बाकी जो अरब ममालिक हैं वो रिकग्नाइज करें इसराइल को। अब जब यूएई ने इसराइल को रिकग्नाइज किया तो इंडिया और यूएई का रास्ता भी खुल गया। और आपको पता है कि फॉर लॉन्ग यूएई और इंडिया के जो ताल्लुकात थे अरब वर्ल्ड, वो बड़े डॉर्मेंट रहे, बिकॉज एक तो पाकिस्तान का बड़ी देर प्रेशर रहा, पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा, ओआईसी, कश्मीर के मसले को बड़ा पकड़ के रखा। अब वो सारी चीजें जो हैं वो पीछे हट गई हैं। अब वो कहते हैं कि पाइन नहीं, हमने ये नहीं करना। आपको पता है कि तकरीबन 79 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस जो है वो अरब वर्ल्ड से इंडिया की तरफ जाती है, जिसमें आप समझ लें, और पाकिस्तान में मेरा ख्याल है तकरीबन को $12 अरब आते हैं, जिसमें कुछ $6.5 अरब सऊदी अरब से आते हैं, और बाकी कुछ जो कोई 4.3 बिलियन डॉलर है वो यूएई से आते हैं, और इस तरह बाकी जो है वो आते हैं। लेकिन ये सारे का सारा जो दोस्तों गेम चेंजर था, दैट वाज क्या उसे बोलते हैं, इब्राहिम अकॉर्ड था। अब इब्राहिम अकॉर्ड ने सारी की सारी एक्सेस दे दी उसको इसराइल को, मेन स्ट्रीम कर लिया। उधर से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने न्यू क्वाड की बात करना शुरू कर दी कि जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड अमेरिका ने एक पार्टनरशिप बनाई है, हम उस तरह की एक पार्टनरशिप जो है वो इस खित्ते में भी बनाएंगे। अब मुझे ये बताएं, अब पाकिस्तान जो है वो अपने नए अलायंसेस डेवलप नहीं कर सका, ना मलेशिया से, ना ईरान से, टर्की से, हम बल्कि वो, और ना ही चाइना और रशिया से उस तरह हम कर सके, क्योंकि हम तो रिसीविंग एंड पे। हमारा तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है फायर फाइटिंग से मुराद ये है दोस्तों कि इथू पैसे कट गए ने तो इथू फाड़ लो, उथू कट गए ने तो इथू फाड़ लो। दैट इज नॉट वेयर द नेशंस कैन लीड। अब मुझे ये बताएं कि जब एमिरातीज जो है, दुबई की सरकार जब कश्मीर में पैसा लगाएगी तो हमने तो नहीं रोका उनको, लेकिन आपको याद है कि जब सी पैक पाकिस्तान, कश्मीर और जीबी से गुजर रहा था तो इंडिया ने इसके ऊपर कहा था कि हम ये उन्होंने शोर डाला था। होना कुछ भी नहीं था, करना कुछ भी नहीं है, और उनको भी पता था कुछ नहीं होना। बट पॉइंट ये है कि आप अपना असर्ट तो करते हैं अपनी पोजीशन। अब ये जो $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन यूएई एंड सऊदी अरब, और ये आपको पता थोड़े महीने में, 1-2 महीने पहले नरेंद्र मोदी पीएम ने जाना था यूएई, लेकिन वो ना जा सके, तो अभी इन्होंने वर्चुअली जो है इस सारे मसले को, जो वर्चुअल समिट की है जिसमें इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है जी, हम ये $60 से $100 तक इसको लेके जाते हैं। अब मुझे बताएं, ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक पूरा ये एक ग्रेट ओपनिंग है। सऊदीज, अमेरिकन क्या कह रहे हैं कि हम
जो न्यू इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, जिसको मेरा ख्याल है 99.99% पाकिस्तानियों ने नहीं पढ़ा और ना किसी को पता है कि वहां पे क्या हुआ है। जो न्यू इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है, या अगर पढ़ा होगा तो वो हमारी पॉलिसी में, इम्प्लीमेंटेशन में, या वो अवाम तक नहीं पहुंच रही कि हम क्या कर रहे हैं। जो न्यू इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है वो कहती है कि भारत जो है उसको हमने खित्ते की लीडरशिप देनी है। वी हैव टू गिव लीडरशिप ऑफ द रीजन। और आपको पता है पाकिस्तान शुरू से एक चीज कहता रहा, वो ये कहता रहा कि हम भारत को यहां का पुलिसमैन नहीं बनने देंगे। अब ये देखें, अब पाकिस्तान इसमें साइलेंट भी है, पाकिस्तान खामोश भी है। हम अमेरिकन को कह भी नहीं सकते। माजी में तो हमने जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने ये सारा करने की कोशिश की थी, तो हमने बुश एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था कि पायन ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना दें आप इंडिया को, इससे इम्बैलेंस होगा। अनफिनिश्ड इश्यूज लाइक कश्मीर है, न्यूक्लियर जो है ममालिक हैं दो, लेकिन दुनिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एनालाइज कर लिया कि पाकिस्तान एंड भारत जो है वो रिस्पॉन्सिबल मुल्क है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर वेपन्स। दोनों ममालिक अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की वो शेयर करते हैं। न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की हॉट टॉक है, डीजीएमओ लेवल की हॉट टॉक है, तो हॉटलाइन है, सॉरी। ये जो है वो तो इसकी वजह से देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब दुनिया ने कहा यार है, हम कहते रहे कि कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, कश्मीर इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, बट दे डिडंट अंडरस्टैंड दिस। और उन्होंने कहा नहीं, चीजें बेहतर हो जाएंगी बिकॉज दे विल नॉट गो फॉर वॉर, ये दोनों जंग की तरफ नहीं जाएंगे। सो इस चीज ने बेसिकली ये चीज महसूस करा दी कि नहीं, पाकिस्तान के पास जो चॉइसेस हैं वो कम है, बिकॉज पाकिस्तान भी एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के नाते, जिस तरह दहशतगर्दी की जंग में हमने बड़ा नुकसान किया, बड़ी एफर्ट की, पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क बना और एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, जिसकी सब तारीफ करते हैं, जिसमें इंडिया भी तारीफ करता है। अगर आप कभी इंडियन से मिले, मैं यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे इंडियन से मिलता हूँ और वो ये कहते हैं कि ये पिछले कुछ अरसे में उन्होंने, पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, मेरा जो टॉपिक है वो यूएई और इंडिया है। सो वो कहता है कि अब अमारातीज क्या कहते हैं? अमारातीज कहते हैं जनाब कि इंडिया और जो यूएई वो नेचुरल पार्टनर्स हैं। मैनू तुसी ए दसो, नेचुरल पार्टनर जो है इस दुनिया में किसको कहते हैं? फिर नेचुरल पार्टनर्स ये नहीं कहते आप मुसलमान हैं तो तुसी नेचुरल पार्टनर हो, ਤੁਹਾਡਾ रंग चिट्टा तो तुसी नेचुरल पार्टनर हो, तुसी अरबी हो तो नेचुरल पार्टनर, तुसी ओ अबाया और तोप पा ली तो तुसी नेचुरल पार्टनर हो, या पैंट शर्ट पहन लिए तो नेचुरल पार्टनर हो। 21वीं सदी में नेचुरल पार्टनर उसको कहते हैं जिनको रोटी हो, पैसा होवे, किसी खाना से भी पैसा होवे तो खुआने वाले को भी पैसा होवे। अगर आप होटल में जा रहे हैं तो अगर आपके पास 200-500 रुपया है, और अगर आप अमेरिका में हैं तो 200-400 डॉलर है, और खिलाने वाला जो है वो आपको दे रहा है, और अब वो कहेगा जी आप मेरे बड़े अच्छे कस्टमर हैं, आपकी क्या बात है, आपकी बल्ले बल्ले, आप जो है ना रिस्पॉन्सिबल कस्टमर है। रिस्पॉन्सिबल कस्टमर का मतलब होता है तो आपको पैसे हैं, तुम रोटी खाना है। दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबल कस्टमर इज। एंड नेचुरल पार्टनर वो होता है जितने पता हुए कि कारोबार किया जा सकता है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो है वो कहते हैं, आप अच्छा आपको पता है इस पे हम इंडियन जो है वो बार बार एक लफ्ज बोल रहे हैं, रूल्स बेस्ड फेयर ट्रेड। रूल्स बेस्ड यानी कि वो रूल्स जो WTO बनाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, वो रूल्स जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, और वो बायलैटरल अरेंजमेंट जो दो मुल्क साइन करेंगे, वो कहते हैं जी रूल्स बेस्ड फेयर ट्रेड। और इन्होंने क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब इंडिया को ये फायदा है कि उसकी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, मेडिकल डिवाइसेस में, और उससे बड़ा अच्छा ऑटोमोबाइल्स में इंडिया को बड़ा एडवांटेज होगा। मैं इस्लामाबाद में एक अच्छी एक मॉल में गया तो वहां बड़ी अच्छी ज्वेलरी थी, तो मैंने कहा ये आप कहाँ से मंगवाते हैं? मेरे हाल 6-8 माह पहले की बात है। तो वो फैमिली मेरे साथ थी, तो उन्होंने कहा जी कि ये तो इंडिया से आती है। तो मैंने कहा इंडिया से कैसे आती है? उन्होंने कहा दुबई जाती है, दुबई से पाकिस्तान आती है। ठीक है, और वो बहुत अच्छी ज्वेलरी थी, मतलब वाकई वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, दैट वाज नॉट प्योर, लेकिन उसके रेंट्स बहुत हाई थे भाई। मैं तो हैरान, मुझे तो क्योंकि मुझे एक चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है ज्वेलरी का, तो मैं क्या है तो यार वाकई दिस इज अ बिग गेम, और दिस इज अ बिग डील कि आप उसका वो स्टाइल देखें, वो चीजें देखें, वो और वो वाकई बहुत जबरदस्त थी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी है इसमें इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। टेक्सटाइल लेदर में, अच्छा हमारा वो क्या है, हमारे वो कहते हैं जी साढ़े को तो लेदर दी जैकटा ही पाए, ठीक है, हम वो इस सियालकोट की लेदर की जैकेटें पूरी दुनिया, अब दुनिया में लेदर की जैकेटें कौन पहनता है, इतनी वो सर्दी नहीं और वो बड़ी भारी होती है, उसके बड़े मिसाइल हैं। इधर आप देखें ये पोलो शोलो ने पतली पतली जैकेटें निकाली, पतली, इतनी पतली जैकेटें कि उनका वजन ही कोई नहीं होता, और वो इतनी गर्म होती हैं। हम समझते हैं कि नहीं जरा ना
इतनी जबरदस्त, इतना मोटी होना चाहिए, लोग इतना वजन नहीं पहन सकते। अब वो पुराना एक फैशन की हद तक वो लेदर जैकेट्स तो चल गई। अब ये सारा के सारा जो है, अब मुझे ये बताएं, इस तरह की जो फायदे होंगे तो वीजे क्या इंडिया को आएंगे या पाकिस्तान को आएंगे? पाकिस्तानी भी बहुत काम कर रहे हैं वहां पे, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसे लग रहा है सिंक नहीं है पब्लिक का माजरा चाहता हूँ, सोसाइटी का और पाकिस्तानी डियास्पोरा का, और वो सिंक नहीं है। और हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह अपने लोगों को ट्रेन करके, हमारी हुकूमत ये तो कहती है कि जनाब वो देखे हमने कमाल कर दिया, हमारे इतने लाख लोग पाकिस्तान से 1000 लोग बाहर चले गए। ये इमरान खान ने जो 100 करोड़ पता नहीं कितनी 50 लाख कितनी नौकरियां उन्होंने कही, 1 करोड़ नौकरियां जो इमरान खान ने वादा किया हुआ था, हम वो 1 करोड़ नौकरियां जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, लोग खुद अपनी जॉब्स ढूंढ के जा रहे हैं बाहर, कोई अपना इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है और वापस आने का नाम नहीं ले रहा। तो ये कह रहे हैं नहीं जनाब, एक क्या बात हो गई, बल्ले बल्ले हो गई, हमने ये इमरान खान साहब का विजन है और इस विजन के तहत हमने जनाब ये लोगों को, ये लोग बाहर गए। जब इस तरह का 881 पेजेस का इंडिया यूएई का एग्रीमेंट होगा तो मैनू ये दसो कि वीजे आएंगे कि नहीं आएंगे? अब देखिए, इंडिया जो है, जो यूएई है, वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है, 3rd लार्जेस्ट पार्टनर। अब मुझे इस तरह की सिचुएशन में बताएं कि अब 3rd लार्जेस्ट पार्टनर्स होगा, और दूसरा ये है कि तकरीबन ये जो एग्रीमेंट हुआ इससे तकरीबन 80% जो इनके ऊपर जो टैरिफ्स लगते थे वो खत्म हो गए। अब किस तरह का एनवायरनमेंट होगा? अब देखें, अब आपने देखना है जनाब, अब फॉर एग्जांपल अब आपके दिमाग में है कि जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहे हैं, और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत के बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है वो क्या सोच रहे होंगे, बिकॉज उनको पता है कि भाई एक किधर इंडिया जाएंगे तो वहां पे कारोबार है, ट्रेड है, और पाकिस्तान ने जब आना है, इमरान खान साहब का यही तारीफ है कि वो आए थे $3 अरब ले गए थे। और आपको पता है जब शेख साहब पाकिस्तान आते हैं तो वो पहले रेमियर खान जाते हैं, पहले वो शिकार खेलते हैं, हम उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि अच्छी बात है, ट्रीटमेंट देना चाहिए, बुरी बात नहीं है। लोग आते हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान को इस तरह के टूरिज्म एंगल से देखा जाता है कि अरब शेख्स वहां पे आते हैं, वो आते हैं वहां पे रेमियर खान के डेजर्ट्स में शिकार खेलते हैं, और वापसी पे जाते हुए घंटा को जो है ना हमारे वजीर आजम से भी मिल जाते हैं। वो आते हैं, नूर खान एयरबेस पे उतरते हैं, वहां से प्राइम मिनिस्टर उनको गाड़ी पे लेने जाते हैं, और चलो जी एक प्रोटोकॉल लेके वो गाना शाना खा के तो वो जो है वो निकल जाते हैं। उससे पहले अब ये जो चीजें हैं, और फिर उसमें ये होता है कि हम $2-3 अरब ले लेते हैं उनसे कि जी हमारा वो फॉरेन एक्सचेंज, योर हाइनेस, योर एक्सीलेंसी है, चाहिए नहीं इन्हें को पैसे, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुआ। तो फिर ये चीजें हैं। फिर रिसेंटली आपको पता है कि यूएई ने जब हमारे वीजे बंद कर दिए, वो भी मैंने लॉजिक कितनी दफा आपको बताई है, दैट वाज एन अब्राहम अकॉर्ड लॉजिक। इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर हमने फ्यूचर में हमने अपने मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स को ना समझा, अब वो पुरानियां लीडरशिप नहीं है, ये 70s 80s की लीडरशिप नहीं है, 90s की लीडरशिप नहीं है जो कि पाकिस्तानियों को हर चीज देगी। आप जाएंगे, आप कहेंगे वाह जी वाह, बल्ले बल्ले हो गई, हम मुसलमान ब्रदर इस्लामिक कंट्री, शेख फहद बिन अल नहयान ते पता नहीं केड़े केड़े शेख आ जाएंगे, और उधर से जनाब फैसल किंग फैसल ने ये कह दिया, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद बन गई ना। हम वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये मांगे तांगे की सरकारें इस तरह नहीं चल सकती। अब ये है जिसे वो कहते हैं ना कि जो अब कश्मीर के ऊपर भी सारी पोजीशन चेंज हो गई है, बायलैटरली पोजीशन भी चेंज हो गई है, अरब ममालिक में तब्दीलियां आ रही हैं। अगर हमने अपने आप को तब्दील ना किया, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, हमने अपने आप को तब्दील नहीं करना, क्योंकि ये हमने कसम खाई हुई है कि हमने तब्दील नहीं करना, क्योंकि अगर हमने तब्दील कर लिया तो गल ही मुक गई। अब हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? अब हमारी लीडरशिप को ये वारा नहीं खाता कि यार इतने ये ग्रेट लोग हैं, इन ग्रेट लोगों को अब मुनासिब लगेगा कि जिंदगी में एक हिस्से में एक सोच थी और दूसरे हिस्से में दूसरी सोच, इस तरह तो गुजारे नहीं होते ना। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं मेरा ख्याल है हमें वो समझने की जरूरत है। अगर हमने वाकई तरक्की करनी है तो हमें अरब वर्ल्ड को एक और एंगल से देखना पड़ेगा। अरब वर्ल्ड को हमने और एंगल से ना देखा, ठीक है, तो मिसाइल में इंडिया जो है वो कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, इसराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है वो बन रही है, इन यूरोपियन यूनियन के साथ हम यूरोपियन यूनियन से जाके जो है वो GSP+ स्टेटस लेते हैं, वो और तरीके से बात कर रहे हैं।
अब ये जो चीजें हैं मेरी बात दोस्तों, इसको हम किस तरह जाके आपको बताऊं कि किन चीजों पे काम हो रहा है। ठीक है, अब यूके के साथ वो अपनी पार्टनरशिप इनहेंस कर रहे हैं। उन्होंने 10 ईयर प्रोग्राम इंडिया के साथ बनाया, हम भी वो 10 ईयर प्रोग्राम चाहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो स्पेस वहां से नहीं मिली। जब सारा टाइम आपका एजेंडा इस्लामोफोबिया होगा, जब आपने मगरब को अनॉय कर लिया कि कौन है वजीर आजम, ओ जी इस्लामोफोबिया का मसला है जी इनका, ये तो अब वो जो नीचे लोग बैठे होते हैं वो फिर आपको पता है वो पूरी कहानी सुनाते हैं और कहते हैं जी वो अपने वजीर आजम को या सदर को पहले अपडेट करते हैं कि जो सदर साहब वजीर आजम साहब आ रहे हैं इनका क्या मसला है। वो कह रहे हैं इनका मसला ये नहीं है कि आपकी हमारी कारोबार बढ़े, या दो मसले हैं, एक तो ये कहते हैं इस्लामोफोबिया बंद करो, और दूसरा कहते हैं पैसे शैसे जो है ना वो अगर कोई हमारे फॉरेन रेमिटेंस बढ़ जाए या हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाए तो उससे ये जो है ना माई लॉर्ड फायदा होगा। अब यही वजह कि इमरान खान साहब यूरोप नहीं जाते, तो किसी यूरोप मुल्क का उन्होंने विजिट नहीं किया। आपको पता है ना इस चीज़ का, मैंने ये पहले भी आपके साथ बहुत सारे दोस्तों ने जो मुझे देखते हैं मैंने ये शेयर करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब ने किसी यूरोपियन मुल्क का आज तक विजिट नहीं किया, स्वाय स्विट्जरलैंड के। वो भी ट्वाइस किया, एक दफा अफगानिस्तान के मसले पे किया था, पाकिस्तान का मसला नहीं था, क्योंकि हमने अफगानिस्तान को मसला बनाया हुआ पाकिस्तान। शायद अभी भी हम सोचते हैं कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा होगा, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने हमारी जो है ना हमारे लिए जो मसाइल पैदा किए हैं ना आजकल, वो हम ना तो बता सकते हैं किसी को, और ना हम इस पोजीशन में है कि हम बताए जाएं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं और जो उनकी सोचें हैं और जो हम उनके लिए कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनकी सोचें कुछ और है, हमारी सोचें कुछ और है, उनका विजन कुछ और है, हमारा विजन कुछ और है। बट एनी हो, चलो जिस तरह भी है लगे थे हैं ना, होली होली लगे रहेंगे। सो ये जो हमें और तरीके से अगर हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म ना किया, रिफॉर्म ना की, दुनिया को नए एंगल से ना देखा, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो सरकार है ना वो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर से इनपुट ले। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल पैसे के एंगल से सोचता है, उसको पता होता है, वो कैपिटलिज्म के लेंस से सोचता है कि दुनिया को या लोगों को देखना हो तो किस तरह सोचना। वो इस तरह नहीं देखते इस्लामिक ब्रदरली कंट्रीज। हम अफगानियों को कहते थे ना इस्लामिक ब्रदरली कंट्रीज, तो वो जो अशरफ अब्दुल्ला जो फॉर्मर हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन थे और चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे, वो कहते थे ये इस्लामिक ब्रदरली नहीं है, ये नेबरली कंट्री है। सो हमें इस एंगल से अब सोचना होगा, ये नेबरली पे आए, ये ब्रदरली इस्लामिक से बाहर निकले, कोई ब्रदरली पसके प्राग। तो हम हर को बंदा अपने घर में देख ले कि कितने को ब्रदरली लोग होते हैं, कारोबार किस तरह चल रहे होते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने वाकई तरक्की करनी है तो हमें अपना जाविया बदलना होगा, लेंस बदलना होगा, चीज़ों को और अंदाज से देखना होगा, वरना चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। हम बातें तो बहुत कर सकते हैं, देखिए तकलीफ होती है एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, ये तकलीफ होती है हमें ये देखते हुए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम वो सारा टाइम लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी वो फलाना है वो डमकाना है, वो बिल्कुल करो भाई, लेकिन कारोबार भी करो, अपने मुल्क को अपलिफ्ट करो। या हम 22वां 23वां IMF प्रोग्राम की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। इमरान खान साहब ने तो कह दिया कि इंशाल्लाह आगे भी IMF के पास जाएंगे, ये कोई आखिरी दफा नहीं है, क्योंकि उनको पता है मेरा हाल अगले साल वैसे IMF प्रोग्राम खत्म हो जाना, या इस साल पता नहीं खत्म हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इससे पहले कि जो है ना खत्म हो जाए, हम IMF पहले ही तैयार कर, जिन्होंने पैसे देने उन्होंने पहले ही तैयार करो कि पाइन ये जो है ना पैसे तैयार रखो, हमने आपसे दोबारा पैसे लेने आने हैं। तो हम एक अच्छे, हमने इतनी कानून साजी की है, इतना कुछ किया है, जो भी करना है यार करो, लेकिन मेक दिस कंट्री अ गुड प्लेस, मेक दिस कंट्री वे पीपल हैव एन अपॉर्चुनिटीज, मेक दिस कंट्री जहां पर सुबह लोग उठें तो दे विल फाइंड दैट इफ आई विल गो आउटसाइड एंड देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड आई कैन फीड माई पीपल एंड आई कैन फीड माई फैमिली एंड आई कैन फीड माई किड्स। इस तरह का इंतजाम होना चाहिए, ना कि हम जो है अपनी लीडरशिप की तरफ देखते रहें कि ओके करंट है। एनी हाउ दिस इज अ वेरी बिग डील, नीड टू बी वेरी नीड टू रीड दिस डील, ये पढ़ना चाहिए। जारी बात है पढ़ तो रहे होंगे, करना क्या है वो जारी बात है पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है, क्योंकि सारा फॉरेन ऑफिस और सारे लोग तो हम इस चीज में लगे रहते हैं कि इस्लामोफोबिया पे बात हो रही है, दुनिया की भी नहीं हो रही। जब हमारा एजेंडा इस्लामोफोबिया होगा तो फिर हमने कारोबार और बाकी चीजें क्या करनी है, जिसका तो मुस्लिम वर्ल्ड और UAE सऊदी अरब भी हमारा साथ नहीं देते। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच।